यह वर्ष 1192 है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम यूसुजी है। यूसुजी पश्चिम में एक छोटी कबीले के खान हैं। वह अपने आदमियों के साथ यात्रा कर रहा है और अपने एक 9 वर्षीय बेटे के लिए पत्नी देखने जा रहे हैं। आगे रात में वे एक दोस्त के कबीले में आराम करने के लिए रुकते हैं। उस समय उनका बेटा तेमुजिन अपने घोड़े के साथ व्यस्त होता है। तब वहां बोट नाम की एक लड़की उसे देखती है और उससे उसका नाम पूछती है। तेमुजिन उसे अपना नाम बताता है और वह उसे यह भी बताता है कि वह लंबी यात्रा कर रहा है ताकि अपने लिए एक पत्नी ला सके। तभी बातों ही बातों में बोट उसे बताती है कि वह उससे शादी कर सकती है। तेमुजिन अपने पिता से बात कर रहा होता है तभी उसके पिता उसे बताते हैं उसे अपने लिए एक समझदार लड़की देखनी चाहिए। तेमुजिन अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वह उनके दोस्त के कबीले से किसी लड़की को पसंद कर सकता है। तेमुजिन के पिता मान जाते हैं। सुबह होती है और हम देखते हैं तेमुजिन के फादर उसे कबीले के सारी लड़कियां उसे दिखाता है। इसके बाद वह बोट को पसंद कर लेता है और उसकी शादी हो जाती है। इनके कबीलों के नियम के हिसाब से ये दोनों 5 साल के बाद एक साथ रह सकते हैं। अगली सुबह जब तेमुजिन वहां से जाने वाला होता है वह बोट से जल्दी लौटने का वादा करता है और बोट को यादगार के तौर पर एक हार देता है। रास्ते में जब वे लौट रहे होते हैं तो यूसुजी अपने लोगों के साथ आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। वहीं थोड़ी दूर पर एक दूसरे कबीले का लीडर भी अपने लोगों के साथ बैठा हुआ होता है जिसका नाम रिवल खान है। यह लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी रिवल खान अपने एक आदमी को इनके पास शांति के पैगाम के तौर पर एक दूध की कटोरी भेजता है, जिसे देखकर यूसुजी भी उस आदमी को एक कटोरी में जूस देता है, जिसे लेकर उसका आदमी चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं यूसुजी उस दूध को पीने वाला होता है, लेकिन तभी उसके लोग उसे पीने से मना कर देते हैं और कहते हैं यह कोई उसकी चाल भी हो सकती है। लेकिन यूसुजी कहता है वह विश्वास जीतने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता, इसलिए वह यह दूध जरूर पिएगा और वह पूरा दूध पी लेता है। थोड़ी देर के बाद वे अपनी यात्रा दोबारा शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद यूसुफ दर्द से कराहते हुए उस घोड़े पर से नीचे गिर जाता है। दरअसल रिवल खान ने यूसुजी को धोखा देकर उसके दूध में जहर मिलाया हुआ होता है, जिसके कारण यूसुफ कुछ देर के बाद मर जाता है। इससे पता चलता है कि विरोधियों ने उसकी दया का फायदा उठाया है। तेमुजिन अपने पिता के पास जाता है, लेकिन उसके गुट के साथी उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। इनके लिए केवल एक मजबूत नेता के आदेश का पालन करना ही इनकी परंपरा है। अब इनका नेता मर चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं तेमुजिन और उसकी माँ यूसुजी के अंतिम संस्कार में भाग लेते हैं। यूसुजी के पास काफी पालतू पशु और घोड़े इत्यादि होते हैं। में उसका सबसे विश्वास पात्र आदमी जिसका नाम टरगुटाई है, वह सारे घोड़े और पशुओं को अपने कब्जे में ले लेता है और उन्हें मारने की धमकी देता है। तभी तेमुजिन की माँ बोलती है जिस दिन उसका बेटा बड़ा होगा उसे नहीं छोड़ेगा और उसे मार डालेगा। तभी टरगुटाई को यह एहसास होता है कि उसकी माँ सही कह रही है, अगर आज उसने तेमुजिन को नहीं मारा तो वह बड़ा होकर इसे जरूर मार डालेगा। उसके पास जाता है और उसके शरीर की लंबाई मापता है जो गाड़ी के पहिए के बराबर नहीं होता। दरअसल मंगोलों के नियम के हिसाब से बच्चों को मारने की परंपरा नहीं होती है, इसलिए वह तेमुजिन को छोड़ देता है और तेमुजिन की माँ से वादा करता है कि वह अगले ठंडी के मौसम में आएगा और तेमुजिन की हत्या करेगा। इस तरह समय गुजर जाता है और अब ठंडी का समय आ जाता है। तेमुजिन को याद होता है कि वह लोग आने वाले हैं, इसलिए वह छुपने की जगह तलाश कर रहा होता है और उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिलती जहाँ वह छुप सके। तभी उसे अपने पिता की बात याद आती है। उन्होंने कहा था अगर कभी मुसीबत का सामना करना पड़े तो वह अपने इष्ट देव टिंगरी के पास चला जाए, वे उसकी मदद जरूर करेंगे। इसके बाद वह उस सीक्रेट पहाड़ की तरफ जाना शुरू कर देता है जिससे वह उन लोगों से बच सके। लेकिन रास्ते में जब वह पहाड़ की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ एक जमी हुई झील में वह गिर जाता है जिसमें वह मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसे जमुका नाम का एक लड़का उसे बचा लेता है। जमुका और उसका भाई तेमुजिन उसको अपने घर लेकर जाते हैं। तेमुजिन उन्हें उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है और उसे अपना भाई बनाना चाहता है। तभी वे दोनों अपना खून एक दूध की कटोरी में मिलाते हैं और वे दोनों उसे पीते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं और कहते हैं आज से हम दोनों ब्लड रिलेशन में भाई हैं। दूसरी सुबह हमें दिखाया जाता है कि तेमुजिन को टरगुटाई के आदमी पकड़ लेते हैं जो काफी समय से उसे ढूंढ रहे होते हैं और वह उसे मारने के लिए वहां से लेकर जाते हैं। लेकिन टरगुटाई के आदमी जब उसे मारने के लिए उसका कद मापते हैं तो वे देखते हैं उसका कद अब भी उस गाड़ी के पहिए के बराबर नहीं हुआ होता है, इसलिए वह उसे दोबारा नहीं मारते। वे उसे कैद कर लेते हैं ताकि जब उसका कद बढ़ जाए तो वे उसे मार सकें और अपने साथ लेकर जाते हैं। वहाँ उनका एक आदमी तेमुजिन को रोज खाना खिला रहा होता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर वे तेमुजिन का कद दोबारा मापते हैं, लेकिन वह देखते हैं उसका कद अब भी पहिए के बराबर नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं अचानक एक दिन बारिश होती है जिसके कारण सारे लोग अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी तेमुजिन को आजाद कर देता है। अब तेमुजिन आजाद तो हो चुका था, लेकिन उसका हाथ और गला अब भी लकड़ी के अंदर लॉक होता है। वह उसी पहाड़ी के पास जाता है जहाँ उसके इष्ट देव होते हैं और उनसे प्रार्थना करता है कि वे उसकी मदद करें। तभी उसे बाड़े के पीछे एक सफेद भेड़िया दिखता है और एक मिरेकल की तरह उसके गले के चारों तरफ लगा हुआ लकड़ी का ब्लॉक अपने आप टूट जाता है, जिससे वह पूरी तरह आजाद हो जाता है। अब यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं यह समय 1186 का होता है। अब तेमुजिन बड़ा हो चुका है और टरगुटाई के लोगों से
बचने के लिए अब भी वह भाग रहा होता है, जो उसे काफी लंबे समय से ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस बार वे टेरगोटाई को दोबारा पकड़ लेते हैं और फिर उसे लकड़ी के लॉक के अंदर कैद कर लेते हैं। इस वक्त वह बड़ा हो चुका होता है, इसलिए उसे बचने की उम्मीद काफी कम होती है। टेरगोटाई उसे अपने जीवन के लिए भीख मांगते देखना चाहता है, लेकिन तेमुजिन अपने आप पर गर्व करता है और वह ऐसा करने से इनकार कर देता है। इसलिए टेरगोटाई अब उसे मारने के बजाय उसे टॉर्चर करना चाहता है, जिससे वह उसका गर्व तोड़ सके। अब हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी जिसने कुछ साल पहले तेमुजिन की मदद की थी, वह तेमुजिन से उसके द्वारा किए जा रहे देखभाल के बदले अपने जीवन को बख्शने की विनती करता है। जब अंधेरा हो जाता है तो टेरगोटाई अकेले तेमुजिन के पास आता है और उसका मजाक उड़ाता है। चूंकि हर कोई इस वक्त व्यस्त होता है, तेमुजिन इसका फायदा उठाता है और वह उस लकड़ी से टेरगोटाई पर हमला कर देता है जिसमें वह लॉक होता है। वह उससे बार बार मारता है जब तक वह मर नहीं जाता। इसके बाद वह दोबारा वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। तेमुजिन पूरी तरह से तैयार होता है अपने कबीले की रक्षा करने के लिए और एक खान बनने के लिए, लेकिन उसे पहले अपनी दुल्हन को घर लाना होगा। वह 9 साल की उम्र के बाद पहली बार अपने ससुराल जाता है। हम देखते हैं बोट बड़ी होकर एक मजबूत और खूबसूरत महिला बन गई है। वह बताती है कि जब से उसने उसे आखिरी बार देखा था वह उसका इंतजार कर रही है। तेमुजिन को दहेज के रूप में वहाँ एक कोट मिलता है। दोनों कई साल के बाद अपनी माँ और बहन के पास जाते हैं। उनका परिवार के द्वारा तहे दिल से स्वागत किया जाता है। अगले कई महीनों तक वे अपने सपनों का जीवन जीते हैं। तेमुजिन और बोट पति पत्नी के रूप में गहरे प्यार में डूब जाते हैं। लेकिन मुसीबत तब पैदा होती है जब एक दिन उन पर मार्केट कबीले के द्वारा हमला हो जाता है। दरअसल बहुत पहले तेमुजिन के पिता ने उनकी माँ को मार्केट कबीले के खान से अपहरण कर लिया था। उसने बदला लेने की कसम खाई थी और यहाँ तेमुजिन से उसकी पत्नी का अपहरण करने आया है। वे दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेमुजिन को तीर लग जाती है और वे बोट का अपहरण कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं जब तेमुजिन ठीक हो जाता है तो वह कहता है कि उसे अपनी पत्नी को वापस लाना होगा, लेकिन वह यह काम अकेले नहीं कर सकता। इसलिए वह अपने पुराने भाई जमुखा के घर जाता है। जमुखा बड़ा होकर अब एक शक्तिशाली कबीले का खान बन गया था। वह मदद के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वह तेमुजिन से कहता है उसकी मदद 1 साल बाद करेगा, क्योंकि वह अभी किसी और काम में व्यस्त होता है। अगले सीन में पलक झपकते ही 1 साल बीत जाता है और दोनों अपने सैनिकों के साथ मार्केट कबीले पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। वे उनके सभी आदमियों को मार डालते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक झोपड़ी में बोट होती है जो अब गर्भवती है। उसने एक आदमी को मार डाला है जिसका शव उसके पास पड़ा होता है। तेमुजिन तुरंत दावा करता है कि बच्चा उसका है और बोट को वापस ले आता है। रात में सैनिक जीत का जश्न मना रहे होते हैं। अब तेमुजिन के साथ काफी लोग इकट्ठे हो गए हैं। वे उसे लूटे गए मवेशियों को वितरित करने के लिए कहते हैं। तेमुजिन जीते गए सारे चीज अपने सैनिकों में बांट देता है और अपने पास सिर्फ 10% सामान ही रखता है। वह युद्ध में मारे गए पुरुषों के परिवार को और भी अधिक सामान प्रदान करता है। जमुखा के 2 लोग इसे देखते हैं और तेमुजिन के कबीले में शामिल होने का फैसला करते हैं। चूंकि मंगोलों को अपने खान चुनने की अनुमति है, जमुखा इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। दूसरे सीन में तेमुजिन के सैनिक एक व्यक्ति को उनके घोड़ों को चुराने की कोशिश करते हुए देखते हैं। वे उसका पीछा करते हैं और उस पर तीर चलाकर उसे मार देते हैं, लेकिन वे उसे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह कोई चोर नहीं बल्कि जमुखा का छोटा भाई था। घटना के बाद जमुखा तेमुजिन को मारने के लिए इसे अपना मिशन बना लेता है। वह भूल जाता है कि वे खून के रिश्ते में भाई बने थे। वह एक अन्य कबीले के साथ हाथ मिलाता है और तेमुजिन के कबीले पर हमला करता है। तेमुजिन जानता है कि वे लोग लड़ाई नहीं जीत सकते क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। फिर भी वह महिलाओं और बच्चों को निकाल देता है। पुरुष अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। कई विरोधियों को मारने के बाद भी तेमुजिन अंत में पकड़ा जाता है। जमुखा अब भी उसे अपना भाई कहता है और उससे रहम की भीख मांगने को कहता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मारना चाहता जिसके पास अभी भी ताकत और गर्व बाकी है, इसलिए इसे मारने के बजाय वह उसे गुलाम बनाता है और उसे दलालों को बेच देता है। तेमुजिन और उसके बाकी आदमियों को तांगुत राजवंश के शासन वाले शहर तक पहुंचने के लिए रेगिस्तान में कई मील पैदल चलने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके बाद वहां उन्हें खुले में रखा जाता है ताकि लोग अपनी इच्छा अनुसार उनकी जांच कर सके और उनकी खरीदार सके। उस राजवंश का एक उच्च अधिकारी एक दिन बाजार में आता है और तेमुजिन को खरीदने में रुचि दिखाता है। हालांकि उनके साथ उनके सलाहकार भिक्षु तेमुजिन को देखते हैं और बताते हैं कि वह गुलाम बनाने के लिए सही व्यक्ति नहीं है। वह भिक्षु उन्हें बताते हैं अगर उन्होंने इसे खरीदा तो वह पूरे शक्तिशाली राजवंश के अंत का कारण बनेगा। खरीदार भिक्षु के बयान पर हंसता है और फिर भी वह तेमुजिन को खरीदता है। फिर उसे एक पिंजरे में प्रदर्शनी के तौर पर एक सनकी के रूप में रखा जाता है जिसे लोग देख सकें और उसका मजाक उड़ा सकें। इधर हम देखते हैं साधु हर दिन तेमुजिन के पास जाता है और क्षमा मांगता है और वह तेमुजिन के साथ एक समझौता करता है कि अगर वह बोट की तलाश करता है तो समय आने पर तेमुजिन मठ को नष्ट नहीं करेगा। इसके बाद हम देखते हैं वह साधु रेगिस्तान में बोट की खोज में निकलते हैं। इस दौरान वह बेहोश हो जाता है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। सौभाग्य से बोट रेगिस्तान में साधु को देखती है और उसे उसके हाथ में वह हार मिलता है जिसे तेमुजिन ने साधु को दिया होता है एक चिन्ह के तौर पर, और उसे बोट पहचान लेती है। उसे पता चलता है कि उसका पति
अभी भी जीवित है। वह उसे खोजने के लिए शहर जाती है। चूंकि तेमुजिन लोगों के सामने पूरी तरह से प्रदर्शित होता है, इसलिए उसे ढूंढने में उसे ज्यादा समय नहीं लगता। उसी रात वह एक गार्ड को रिश्वत देती है और तेमुजिन को भागने में मदद करती है। तेमुजिन यह देखकर हैरान होता है कि उसका बेटा बहुत बड़ा हो गया होता है और अब बोट की एक दूसरी बेटी भी है। उसे अपनी इच्छा के विपरीत दूसरे आदमी के साथ रहना पड़ा ताकि अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। तेमुजिन उसे उसके बलिदानों के लिए और भी अधिक प्यार करता है और छोटी लड़की से कहता है कि वह ही उसका पिता है। चारों परिवार के लोग अपने कबीले में अपने घर पर लौटते हैं और एक महीने तक खुशी खुशी साथ रहते हैं। फिर एक दिन बोट टिप्पणी करते हुए कहती है, सभी मंगोल एक जैसे होते हैं, वे चोरी करते हैं, लूटते हैं और मारते हैं। वह यह बात ऐसे ही कह रही होती है, लेकिन यह तेमुजिन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है और उसके बाद वह अपने परिवार को छोड़ने का फैसला करता है ताकि वह अधिक से अधिक कबीलों को एकजुट कर सके और मंगोलों की दुनिया में नया नियम बना सके। भले ही उसे इसके लिए आधे कबीलों को मारना पड़े। उन्हें जिन 3 बुनियादी नियमों का पालन करना है वे है महिलाओं और बच्चों को कभी न मारें, दुश्मनों से अंत तक लड़ें और अपने खान को भी कभी धोखा न दें। उसके बाद सीन 1196 में आ जाता है। जैसा कि तेमुजिन ने कसम खाई थी, वह अपने पक्ष में मंगोलों की एक सेना को इकट्ठे करने, कई कबीलों को एकजुट करने और अपनी खुद की एक विशाल कबीला बनाने में सक्षम हो जाता है। उसके पूर्ण सम्राट बनने के रास्ते में एकमात्र बाधा जमुखा होता है, जिसके पीछे उसके अनुयायियों की एक बड़ी सेना होती है। हम देखते हैं आज दोनों भाई एक अंतिम लड़ाई के लिए अपने सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में खड़े होते हैं। युद्ध शुरू होता है और जमुखा जल्दी से लड़ने के लिए पहला जत्था फेंकता है। तेमुजिन ने पूरे युद्ध की योजना बनाई होती है, जबकि जमुखा के अंदर भरपूर एनर्जी होती है, जिसके कारण उसके कई सारे लोग मारे जाते हैं। घंटों की लंबी और कड़ी लड़ाई के बाद तेमुजिन जीत जाता है और जमुखा सहित बचे हुए दुश्मन सैनिकों को पकड़ लेता है। सैनिकों को मारने के बजाय तेमुजिन उन्हें अपने गुट में शामिल कर लेता है। यह निर्णय उन्हें सैनिकों को अपने नए खान के प्रति आभारी और वफादार बनाता है। वह बूढ़ा जिसने कभी उसे भागने में मदद की थी, उसे कबीले का सलाहकार बना दिया जाता है। अब जमुखा के लिए निर्णय में केवल एक ही काम बचा है। दोनों भाई एक दूसरे के सामने बैठकर बात करते हैं कि वे जीवन में कितने दूर आ गए हैं। जमुखा ने गर्व से खुलासा किया कि अगर वह अभी तेमुजिन की स्थिति में होता तो वह अपने दुश्मन को मार डालता। इससे यह साबित होता है कि वह और तेमुजिन एक जैसे नहीं है, क्योंकि तेमुजिन उसे भागने की अनुमति देता है। अपने भाई के सम्मान में उसने काफी उद्यम मचाया है, फिर भी तेमुजिन उसे माफ कर देता है और उसे जाने देता है। फिर हम देखते हैं बोट अपने दोनों बच्चों के साथ तेमुजिन के साथ फिर से मिल जाती है और उनके साथ खुशी खुशी रहती है। अंत में यह समय 1206 का होता है, जिसमें तेमुजिन को चंगेज खान की उपाधि दी जाती है और सभी मंगोलों का खान बनाया जाता है। जैसा कि उसने वादा किया था, उसने पूरे तांगुत वंश का सफाया कर दिया और राज्य का पुनर्निर्माण किया, लेकिन उसने मठ को छोड़ दिया जैसा कि उस भिक्षु ने अनुरोध किया था। भविष्य में वह संपूर्ण मंगोल साम्राज्य का संस्थापक बनता है, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा निकटवर्ती साम्राज्य था। इस मूवी का नाम मंगोल राइज ऑफ द चंगेज खान है। यह मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.2 है। दोस्तों, हमारी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।